Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the previous year questions of a very important topic that is phase equilibrium. बच्चों थर्ड ईयर में आपका ये टॉपिक आता है फेज इक्विलिब्रियम ग्रेजुएशन में एंड थोड़ा सा बच्चों को समझने में डिफ़िकल्टी भी होती है. इससे रिलेटेड हर टॉपिक पे मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिसमें डिटेल में ये सब कुछ डिस्कस्ड है. बट आज हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चंस डिस्कस करने का मतलब बच्चों यही है कि एग्ज़ाम में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टर्म्स पूछी जाती हैं, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट करोगे, ये सभी आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा. एंड इसी के साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी इसमें आंसर्स डिस्कस होंगे उनको आप एज इट इज़ अपने एग्जाम में यूज़ भी कर सकते हो. अगर आप उतना लिख के आते हो, सो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक, एज इफ आई एम चेकिंग द पेपर्स, आई थिंक दैट मैटर्स इनफ फॉर गेटिंग द मार्क्स फॉर विच द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. सो इसी के साथ हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं, उनको समझते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, प्लीज़ आप उसको लाइक करो और शेयर करो. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो बच्चों हम ये देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, उस सिलेबस के अंदर आपकी 4 यूनिट्स कवर्ड है ना. उसमें से जो आपकी लास्ट यूनिट है दैट इज फेज इक्विलिब्रियम. इसके अलावा आपकी 3 यूनिट्स और हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, फोटोकेमिस्ट्री एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना एंड आई विल ट्राई टू अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द अदर यूनिट्स ऑल्सो. सो अगर फेज इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. वी नीड टू कवर द डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग टर्म्स लाइक फेजेस, कंपोनेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज गिब्स फेज रूल. अगर हम वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें फेज इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, इसमें पर्टिकुलरली हम वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम का एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें लेड और सिल्वर का सिस्टम हम डिस्कस करते हैं, है ना. एंड ये क्यूटेक्टिक सिस्टम होता है तो हमें उसको स्टडी करना है. और साथ ही में जैसे ये लेड और सिल्वर का सिस्टम बन गया, इसमें से अगर हमें सिल्वर को रिमूव करना है, दैट इज डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड. ये टॉपिक भी हमें इसमें कवर करना है. सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थो पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क में पूछा गया है. सो इस टर्म्स को अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप क्या करोगे, इनको मीनिंग एक्सप्लेन करोगे. 1 मार्क में अगर आप दोनों की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देते हो तो इट इज इनफ. सो थॉ पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में पता है बहुत थोड़ा सा फर्क होता है. थॉ पॉइंट हम यूज भी बहुत कम करते हैं, लाइक जनरल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं या कोई बहुत डीपली केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा होता है, उस इंसान के लिए सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट टर्म एग्जिस्ट करता है, वो वहीं तक जान पाता है अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो भी, है ना. थॉ पॉइंट हम कब, जैसे अब हम यहाँ पे ग्रेजुएशन में आ गए हैं, फेज इक्विलिब्रियम जैसे टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तब ये टर्म आपको समझनी इंपॉर्टेंट है. देखो, अगर हमने कोई भी सॉलिड मिक्सचर लिया, उसको हमने हीट करना शुरू किया, जब वो हीट होना स्टार्ट होता है, वार्म अप होता है, थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उसको हम थो पॉइंट बोलते हैं. एंड जिस टेम्परेचर पे वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है जी. सो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन अ सॉलिड मिक्सचर वार्म्स अप स्लोली इट स्टार्ट्स मेल्टिंग and gradually changes from frozen state to temperature above freezing point. This is called thaw point. Whereas when solid melts, it changes liquid state into the liquid state by the action of heat. The temperature at which last traces of solid melts, यानी कि completely जब वो melt हो जाएगा, that point is called melting point. So this is enough for 1 mark answer. Moving on to the second question. What is the degree of freedom for a system consisting of saturated aqueous solution of NaCl in contact with solid state and vapors? ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जब भी आपका फेज इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. एंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए और ऐसे और भी जो फर्दर क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है. हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम फेज इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग में ही कंपोनेंट्स, फेजेस,
है ना, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हमें इंट्रोडक्शन कराया जाता है। अब ये टर्म्स क्या क्या होती हैं इनको समझते हैं, ठीक है जी। अगर हम फेजेस की बात करें, देखो फेजेस हो गए लाइक फॉर्म्स हो गई अलग अलग, है ना। जैसे अगर हम बात करें H2O मॉलिक्यूल की, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग 3 फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है। वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट कर सकता है आइस की फॉर्म में, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर सकता है वाटर की फॉर्म में, एंड साथ ही में वो एग्जिस्ट कर सकता है वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, इन द गैसियस स्टेट। तो वो 3 फेजेस में एग्जिस्ट करता है। अब ये होते हैं फेजेस जिनको हम अलग अलग सेपरेट कर पाए। अगर सेपरेट नहीं कर पाते तो वो सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 गैसेस का मिक्सचर लूंगी और अगर मैं उन गैसेस को ऑब्वियसली सेपरेट नहीं कर सकती, वो एक साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं, तो उसको हम एक ही फेज कंसिडर करेंगे, अलग अलग 2 फेज नहीं। बट यहीं पे अगर ये दोनों गैसेस अलग हो, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, 2 गैसेस अलग, अगर ये होमोजीनियसली मिक्स हो जाती है तो फेज तो एक हो जाएगा, बट नंबर ऑफ गैसेस कितनी थी? 2। तो इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो अलग अलग केमिकल यूनिट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या हो गए? 2, एक N2 मॉलिक्यूल है, एक H2 मॉलिक्यूल। सो ये बेटा आपके फेजेस और कंपोनेंट्स का डिफरेंस होता है। इन्हीं को यूज करके आप कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम फेज रूल स्टडी करते हैं। फेज रूल क्या बताता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ठीक है जी। यहाँ पे C क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, P है नंबर ऑफ फेजेस। तो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग जाएंगे एक सिस्टम के लिए। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये वो कंडीशंस हैं जिनको हमें मेंशन करना ज़रूरी है, ये वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिनको हमें बताना ज़रूरी है अगर हमें अपने सिस्टम को डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलती हूँ कि किसी सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, दैट मीन्स कि अगर मैं कोई भी फैक्टर चेंज कर लूँ, है ना, मतलब उसके अंदर क्या है, जैसे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो उसके अंदर टेम्परेचर भी फिक्स्ड होगा, प्रेशर भी फिक्स्ड होगा, सारी कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स्ड होगी। अगर मैं कोई भी इनमें से कंडीशन चेंज करूंगी तो फेजेस सेपरेट आउट हो जाएंगे, जैसा पहले सिस्टम था वो ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उसमें हम कोई एक कंडीशन फिक्स करके दूसरे को उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो प्रेशर उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लूंगी तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर आएगा, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस लूंगी तो प्रेशर उसके अकॉर्डिंग आएगा। यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कितना हम चेंज कर सकते हैं, कितनी फ्रीडम हम अपने सिस्टम को दे सकते हैं मॉडिफाई होने के लिए। सो जैसे इस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे NaCl का हमने सॉल्यूशन बनाया वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन है, तो कंपोनेंट्स बेटा कितने हो गए? 2, एक NaCl और एक वाटर। अब अगर हम बात करें फेजेस की, तो फेजेस कितने हो गए? 3। कौन से? एक तो हमें पता है NaCl सॉलिड है, दूसरा जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, और साथ ही में यहाँ पे क्या है, वेपर्स भी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो फेजेस हो गए 3। बस इन वैल्यूज को आपको इसमें पुट करना है, एंड किसी भी सिस्टम के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इजिली बता सकते हो। जैसे यहाँ पे F क्या हो जाएगा? C माइनस P प्लस 2, दैट इज 2 माइनस 3 प्लस 2। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया? 1। यानी कि हम इसमें एक फैक्टर को डिफाइन कर देंगे तो हमारा सिस्टम कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? सो बच्चों, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात तब आती है जब हम इसके फेज डायग्राम को स्टडी करते हैं। जब हम इसके फेज डायग्राम को स्टडी करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर उसके सारे ही फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में 3 फेजेस हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आइस, वाटर एंड वेपर्स। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे ये तीनों ही फेजेस एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ, उसी पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जबकि मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल क्या होता है? जिस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका वो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, जहाँ पे सिर्फ आइस और वाटर एग्जिस्ट करता है। भाई वहाँ पे मेल्टिंग शुरू हुई है, वहाँ पे वेपर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। वेपर्स तो तब आएंगे जब बॉयल होगा, इवेपोरेट होगा, देन, है ना। बट फेज इक्विलिब्रियम में अगर हम स्टडी करें तो ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे, और वो ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन क्या है? 0.0098 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 0.00603 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों, ये कंडीशंस आपको इस आंसर में लिखनी होगी अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है।
चलो, सो अब आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हो। At normal melting point of ice, only ice and water exist together at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. Since ice is being converted into water after melting, whereas triple point of water represents a point in the phase diagram where three phases, that is solid, liquid and water vapor exist together. Conditions आपको याद रखनी है, क्या टेम्परेचर होगा और क्या प्रेशर होगा. Now question number 4. Is it possible to have a quadruple point in a phase diagram of one component system? Why? सो बच्चों देखो, सारे क्वेश्चन रिलेट होते चले जा रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड था, ये उसी से रिलेट कर रहा है. अभी जो हमने ट्रिपल पॉइंट डिस्कस किया उसमें हमने क्या देखा कि एक ही पॉइंट पे तीन फेजेस एग्जिस्ट कर रहे थे. यहाँ पे देखो इसमें भी हम फेजेस देखेंगे, क्वाड्रुपल पॉइंट पे कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या ये पॉसिबल है कि अगर एक कंपोनेंट हो और उसके क्वाड्रुपल पॉइंट हो. क्वाड्रुपल पॉइंट का मतलब है जैसे ट्रिपल पॉइंट पे एक ही सिंगल पॉइंट पे एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे क्या एग्जिस्ट कर रहे थे, तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे थे. ऐसे ही क्या चार फेजेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एक पॉइंट पे अगर एक ही कंपोनेंट सिस्टम हो. सो बच्चों इसका आंसर है नो. रीजन हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही कैलकुलेट करेंगे. जैसे अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे कंपोनेंट हमने क्या बोला, वन कंपोनेंट सिस्टम है. फेजेस कितने हम चाह रहे हैं, चार. तो वैल्यू पुट करके देखो 1 - 4 + 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, -1. एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. सो ऑब्वियसली चार फेजेस एक कंपोनेंट के लिए एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते. दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, नो. दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव quadruple point in one component system. सो इस आंसर को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, आप सबसे पहले यही लिखोगे कि क्वाड्रुपल पॉइंट का मतलब क्या है. दैट इन अ फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम इट वुड मीन एट अ पॉइंट 4 phases ऑफ वन कंपोनेंट शुड कोएग्जिस्ट टुगेदर. फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले फॉर्मूले से निकाल के दिखाओगे कि एफ की वैल्यू -1 आ रही है. एंड दैट इज वाई इट इज नॉट अ पॉसिबल और a required condition which can exist. ठीक है जी. चलो, इसी के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस हो गया. आई होप कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, है ना. जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, थॉ पॉइंट, तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली. अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है एंड बहुत ही डिटेल्ड स्टडी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. Draw a phase diagram of water system and discuss its features. So, इस क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा है कि पर्टिकुलरली वन कंपोनेंट सिस्टम के हमें अपने सिलेबस में जो एग्जाम्पल कवर करने थे, वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भाई आप वाटर सिस्टम का एक तो फेज डायग्राम बना के दिखाओ हमें और पूरा उसको एक्सप्लेन भी करो. सो बच्चों बुक में बहुत लेंदी दिया हुआ है, ठीक है. सो आई हैव ट्राइड कि मैं इसको शॉर्ट करके लिखूं और पार्ट्स में लिखूं. मैंने आपको छोटे छोटे पार्ट्स में सारा दिया है ताकि आप एग्जाम में भी ऐसे ही हेडिंग यूज करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ और आपको याद करने में भी आसानी हो. एक एक स्टेप वाइज जब आप चलोगे ना तो आप बहुत ईजिली चीज़ें याद कर पाओगे और समझ भी पाओगे. तो आपको उसी तरह से वर्क करना है, ठीक है जी. चलो, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर सिस्टम हम पढ़ क्यों रहे फेज डायग्राम में, उसमें किस तरह के फेजेस एग्जिस्ट करेंगे. जैसे ट्रिपल पॉइंट के थ्रू हमें एक आइडिया हो गया कि 3 फेजेस तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे. सॉलिड फेज एग्जिस्ट करता है जब आइस की फॉर्म में होता है वाटर. दूसरा फेज होता है लिक्विड, जब वाटर की फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में. एंड जो थर्ड हो गया दैट इज जब वेपर्स की फॉर्म में होता है ना, उसको गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करना बोलेंगे. सो बेसिकली वाटर सिस्टम में एक कंपोनेंट होता है यानी कि H2O मॉलिक्यूल, और यही H2O मॉलिक्यूल 3 फेजेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, वेपर में भी. सॉलिड फॉर्म में आइस में, लिक्विड फॉर्म में वाटर में एंड गैसियस फॉर्म में वेपर में, है ना. अब फेज इक्विलिब्रियम है यानी कि हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. तो अगर हम इन तीनों स्टेट्स के बीच में देखें तो हमेशा 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिन 4 कॉम्बिनेशन में ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है. या तो इस पूरे फेज डायग्राम में कहीं ना कहीं लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, या सॉलिड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, या एक पॉइंट ऐसा होगा जब सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों ही फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, जिसको हम ट्रिपल पॉइंट भी बोल रहे थे. सो इन अलग अलग इक्विलिब्रियम को ही हमें देखना है.
फेज डायग्राम हमें यही हेल्प करता है कि ये जो अलग अलग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, वो काम फेज डायग्राम का ही होता है। सो बच्चों, सबसे पहले तो अब आप फेज डायग्राम देखो, आपको विजिबल है फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। ठीक है, इसमें देखो हमने क्या किया है, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हमने प्लॉट बनाया है एंड उसके अकॉर्डिंग हमने इसको वेरी कराया। अब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हम बना रहे हैं क्योंकि वन कंपोनेंट सिस्टम यहाँ पे है, तो वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए अभी हम स्टडी भी करेंगे कि ये जब सिस्टम हम इनको देखेंगे तो इसमें आपकी दो कंडीशन हमें फिक्स करनी होंगी, प्रेशर और टेम्परेचर। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, तो जहाँ पे एक टेम्परेचर फिक्स होगा वहाँ पे उसके लिए पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू होगी, और इस तरह से हम प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशन को स्टडी करके इसका फेज डायग्राम देख सकते हैं। अब एग्जाम में आपको इसको करना कैसे है, सबसे पहले आप फेज डायग्राम बनाओगे जैसे कि आपको शो हो रहा है, उसके बाद आप लिखोगे कि वाटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और उनके बीच में कैसे कैसे इक्विलिब्रियम बन सकता है। अब हम इस फेज डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने बनाया कैसे। तो अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो तो इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर लाइंस कितनी है, जो ये लाइंस है इनको हम कर्व्स बोलेंगे। तो बेटा टोटल यहाँ पे देखो आप 4 कर्व्स है, इनमें से 3 को हम स्टेबल कर्व्स बोलते हैं एंड जो 4th है वो मेटास्टेबल कर्व होता है। ऐसा क्यों, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे विद कंटिन्यूइंग टॉपिक। सो कौन कौन से कर्व्स आपको दिख रहे हैं, OA, OB, OC एंड OA डैश, ये 4 कर्व्स हैं। अगर हम एरियाज की बात करें, अगर हम एरिया देखें तो यहाँ पे कौन कौन से एरियाज हैं, AOC एरिया है, एक AOB के नीचे वाला एरिया है और एक BOC एरिया है। ये 3 एरियाज में फेज डायग्राम डिवाइडेड है, ठीक है जी। और अगर पॉइंट्स की बात करें, जो हम डेफिनेट पॉइंट डिफाइन करते हैं जिसको हम ट्रिपल पॉइंट भी बोल रहे हैं, पॉइंट O, वो एक सिंगल ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे तीनों लाइंस मीट हो रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेफिनेट पॉइंट O। चलो, या इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कैसे फेज डायग्राम बना है। अब एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे कि क्या पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करें OA कर्व की, तो वाटर के फेज डायग्राम में जो OA कर्व है वो आप देख सकते हो क्या है, वेपर प्रेशर कर्व है वाटर का। एंड अगर आप देखो भी तो ये क्या है, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है, यानी कि O से A में क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये O to A वाला कर्व यही रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट हाउ लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट इन एन इक्विलिब्रियम। सो कर्व O से स्टार्ट होगा और A पर खत्म होगा, है ना। अब अगर इस कर्व में हम देखें कि इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी, यानी कि इस लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करें तो वहां पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल फेज रूल अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू C माइनस P+2। सो इस कर्व पे हमें पता है 2 फेजेस हैं जो इक्विलिब्रियम में है, तो फेज तो हो गए 2, कंपोनेंट 1 ही रहा, दैट इज H2O। सो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2+2 दैट इज 1। सो क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम यूनिवेरिएंट सिस्टम बोलते हैं, यानी कि इस कर्व पे हम क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएंट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है। सो यहाँ पे अगर हम फिक्स कर दें दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, प्रेशर या टेम्परेचर की एक वैल्यू फिक्स कर दें तो हमारा सिस्टम कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ अगला कर्व समझते हैं, कर्व OA डैश। अगर आप कर्व OA डैश ध्यान से देखोगे ना तो ये जो हमारा OA कर्व है उसी का एक्सटेंशन है ना। OA कर्व का एक कॉन्टिन्यूएशन है बट बैक साइड में तो आप बिल्कुल आराम से गेस कर सकते हो, O पॉइंट से तो लिक्विड स्टार्ट हो रहा था ना, तब जाके वेपर शुरू हो रहा था, वो A तक जा रहा था, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम। तो अगर हम O से बैकवर्ड जा रहे हैं तो वहां पे वेपर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बेसिकली ये क्या होता है, सुपर कूल्ड वाटर का कर्व होता है, यानी कि अगर मैं वाटर को कूल करने लगूं तो ये कर्व हमारा मिलेगा OA डैश। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल कर्व, ठीक है जी। मेटास्टेबल कर्व से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। एंड अब देखो इस मेटास्टेबल कर्व में अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे ना, मतलब अगर आप ये सुपर कूल कर रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये खुद से नहीं होगा, हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको हैंडल कर रहे हैं तब जाके ये कूलिंग हो पा रही है। अगर थोड़ा सा भी मैं इसमें चेंज कर दूंगी या थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस कर दूंगी तो ये इक्विलिब्रियम उसी टाइम पे स्टॉप हो जाएगा और ये सुपर कूलिंग आगे नहीं हो पाएगी। सो यही डिफरेंस होता है ट्रू इक्विलिब्रियम और मेटा इक्विलिब्रियम में। ट्रू इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हम उसको फॉरवर्ड भी चला सकते हैं, बैकवर्ड भी चला सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि
0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आइस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो अगर मैं वाटर लूँ और उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाऊँ तो भी आइस बन जाएगा, है ना। और अगर मैं आइस लूँ और उसको जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो तब भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं ट्रू इक्विलिब्रियम। यहीं पे अगर सिस्टम में हमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाए, जैसे यहाँ से ओ से हम ए डैश की तरफ जाएंगे तभी हमारा सुपर कूलिंग होगी, तभी पानी वापस आइस बनना शुरू होगा, उसके अलावा किसी और कंडीशन पे नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो ओ ए कर्व था वो हमारा सिंपल वेपर प्रेशर कर्व था, एंड जो ओ ए डैश है ये मेटास्टेबल कर्व होता है। तो दोनों कर्व्स एक्सप्लेन हो गए। मूविंग ऑन टू द थर्ड कर्व। थर्ड कर्व है कर्व ओ बी। अगर ओ बी कर्व की बात करें तो बच्चों ये सब्लिमेशन कर्व है, एंड जैसे कि आप देख भी सकते हो ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है। अगर हम बात करें ओ बी की तो देखो ओ पे क्या था, ट्रिपल पॉइंट है, तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब हम ओ से बी की तरफ जा रहे हैं ना तो सॉलिड और वेपर फेजेस एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, ठीक है जी। सो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ये कर्व ओ से स्टार्ट होगा और बी पॉइंट पे खत्म होगा, है ना, जब वो कंप्लीटली सॉलिड बन जाएगा उस टाइम पे। एंड यहाँ पे भी सिस्टम वही होगा, यूनिवेरिएंट होगा। अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है जी। सिमिलर आप इसमें भी लिख दोगे एग्जाम में। अगर लास्ट कर्व हम देखें ओसी कर्व, ओसी कर्व क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट कर्व है इसका, जैसे कि आप देख भी सकते हो। ओ से जब हम सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये किस चीज़ का इक्विलिब्रियम को डोनेट कर रहा है, सॉलिड और लिक्विड फेजेस के इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर भी सिस्टम यूनिवेरिएंट होगा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1 होगी। बस एक चीज आप इसमें देखोगे कि अगर जो हम लाइन बना रहे हैं, देखो ओसी लाइन वो प्रेशर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, तो उसका रीजन यही होता है कि वो अगर हम जैसी आइस को मेल्ट करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड फेज का इक्विलिब्रियम, तो जब आइस की मेल्टिंग शुरू होती है तो वो प्रेशर से कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, इसीलिए हमने थोड़ा इंक्लाइंड दिखाया हुआ है। सो इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर सकते हो। सो इसी के साथ आपने अपने फेज इक्विलिब्रियम कर्व को ड्रॉ करके दिखा दिया एग्जाम में, एंड चारों ही कर्व्स को एक्सप्लेन कर दिया भाई किस बारे में कर्व है, क्या दिखाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 3 एरियाज जो हमें दिख रहे हैं अपने फेज इक्विलिब्रियम के अंदर। एरिया बिलो एओबी, यानी कि जो एओबी कर्व है उसके नीचे वाला जो एरिया है बच्चों, वहां देखो हमेशा वाटर वेपर एग्जिस्ट करेंगे। आप देख भी सकते हो ओबी वाली लाइन पर भी वेपर एग्जिस्ट कर रहा है, ओए वाली लाइन पर भी वेपर, तो ऑब्वियसली जो उसके नीचे फेज एग्जिस्ट करेगा दैट वुड बी ओनली वेपर फेज। सेकेंड आप देखो एरिया बीओसी, अगर आप बीओसी एरिया देखो तो वहां पे आइस एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि आप दोनों उसके कर्व्स भी देख सकते हो, दोनों कर्व्स पे सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड एज ओनली फेज, है ना। एंड अगर आप देखो एरिया अंडर एओसी कर्व, एओसी कर्व में देखो सिर्फ लिक्विड होगा, क्योंकि दोनों ही कर्व्स ओए और ओसी दोनों में ही कॉमन क्या है, लिक्विड फेज। तो इस पार्ट में क्या एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज। सो इसी के साथ हमने एरियाज भी डिस्कस कर लिए। एंड एरियाज की अगर हम बात करें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया है ना कि फेजेस कितने हैं, 1 ही है एक टाइम पे। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, उस टाइम पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं चल रहा है, तो जब हम एफ की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी सी माइनस पी प्लस 2, है ना, 1 माइनस 1 प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रही है, 2। यानी कि ये किस तरह का सिस्टम होगा, बाई वेरिएंट सिस्टम, यानी कि ये 2 कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। मुझे 2 कंडीशंस को स्पेसिफाई करना होगा तब जाके ये सिस्टम कंप्लीटली डिफाइन होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वाटर सिस्टम दैट इज ट्रिपल पॉइंट। सो इसमें हम ट्रिपल पॉइंट को भी एक बार डिफाइन कर देते हैं, जो कि पॉइंट ओ है। सो अगर हम ओ पॉइंट की बात करें तो ओ पॉइंट पर ही तीनों कर्व्स आके मिल रहे हैं, ओ ए कर्व भी, ओ बी कर्व भी और ओ सी कर्व भी, है ना। अब ये तीनों ही कर्व किस किस को डिनोट कर रहे हैं, आइस, वाटर और वेपर के इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहे थे, आपस में जब 2-2 फेजेस इक्विलिब्रियम में थे। एंड इस पॉइंट पे जब ये तीनों कर्व्स आके मिलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों फेसेस एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। एंड इसके लिए अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो ऑब्वियसली फेज 3 है, कंपोनेंट 1 है, सो एफ विल बी 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज 0, है ना। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यानी कि इस पॉइंट पे मुझे कोई भी कंडीशन मतलब अगर मैं कोई भी कंडीशन यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, पहले से ही वो फिक्स्ड है। यहाँ पे टेम्परेचर भी फिक्स्ड है इस पॉइंट पे,
0.0098 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर भी फिक्स्ड है 4.58 mm। इसी पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करेंगे तीनों। अगर अपने आप ही टेम्परेचर फेज में, टेम्परेचर प्रेशर में हम जरा सा भी चेंज करेंगे तो इनमें से फेज डिसअपियर हो जाएंगे। या तो भाई लिक्विड वेपर वाला कर्व बन जाएगा, सॉलिड वेपर वाला कर्व बन जाएगा, या सॉलिड लिक्विड वाले कर्व की तरफ मूव करने लगेगा ग्राफ, है ना। एंड अगर सिर्फ ये टेम्परेचर प्रेशर फिक्स्ड होगा तो ट्रिपल पॉइंट पे रहेगा, यानी कि तीनों फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। सो इस तरह से आप पूरे फेज डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप ये डायग्राम बना सकते हो जो आपको शो हो रहा है एग्जाम में। ये सभी पॉइंट्स जो आपको शो हो रहे हैं, आप ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। ठीक है जी, चलो नाउ मूविंग ऑन टू दिस 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई नो थोड़ा सा लेंदी था। 6th क्वेश्चन भी इसी तरह का है जिसे हमने वाटर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम सल्फर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। इसके साथ आपके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों, इस सिंगल वीडियो के अंदर आपका पूरा फेस इक्विलिब्रियम का यूनिट तैयार हो जाएगा। आई कैन गारंटी ऑन दैट। एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, जो प्रीवियस ईयर में बहुत कम पूछे गए हैं, वो हो सकता है इसमें मिस हो गए हों। उसको आप एक बार बुक में से रीड जरूर कर लेना, ठीक है जी। बट ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देगा आपके एग्जाम के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम एंड डिस्कस इट्स फीचर्स। सो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले सल्फर सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि सल्फर सिस्टम बनता कैसे है। सो बच्चों, सल्फर सिस्टम में भी ये भी वन कंपोनेंट सिस्टम है। जो इसका मेन कंपोनेंट है वो सल्फर ही है, बट जो फेजेस हैं वो सल्फर के अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे 4 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं सल्फर सिस्टम में, जिनमें से 2 सॉलिड होते हैं, 1 लिक्विड होता है और 1 वेपर होता है। अब 2 सॉलिड कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई एक टाइम पे फेजेस? भाई एक ही कंपोनेंट है, उसके 2 सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे अगर सल्फर सिस्टम की बात करें तो उसमें 4 फेजेस कौन कौन से हैं? रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर वेपर एंड सल्फर लिक्विड। ठीक है, वेपर तो आप आराम से समझ सकते हो कि जब सल्फर वेपर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया, फिर सल्फर लिक्विड फॉर्म में हो गया, एंड सॉलिड फॉर्म में इसकी 2 फॉर्म्स है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अब ये दोनों कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं फेज डायग्राम पे? किस कंडीशन पे डिफाइन होगा कि रोम्बिक होगा या फिर मोनोक्लिनिक होगा? सो बच्चों, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देखते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू सल्फर सिस्टम में होती है 95.5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे सल्फर की दोनों फॉर्म्स, सॉलिड फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। बट जैसे यहाँ से हम मूव करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 95.5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर लेंगे तो वहाँ पे रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही 95.5 डिग्री सेल्सियस से हम आगे बढ़ेंगे तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, क्योंकि उस टेम्परेचर के बाद रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में चेंज होने लगता है। एंड 95.5 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर पे कौन सी सल्फर की फॉर्म मिलेगी आपको? मोनोक्लिनिक। सो इस तरह से दोनों ही कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। सो हमने सल्फर सिस्टम को समझ लिया कि 4 फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड वेपर सल्फर। सबसे पहले एग्जाम में आपको यही पॉइंट मेंशन करना है, ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में भी बताना जरूरी है। उसके बाद आप फेज डायग्राम बनाओगे, जैसे कि आप देख सकते हो फेज डायग्राम वही सेम प्लॉट होगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। एंड इसमें भी हम सबसे पहले यही बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स मेन है फेज डायग्राम में, कौन कौन से कर्व्स और एरियाज हैं। सो इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले 6 स्टेबल कर्व्स हैं। ध्यान से देखो कौन कौन से कर्व्स, BO, OA, AE, OC, AC एंड CF, ये आपके 6 स्टेबल कर्व्स हैं। अगर हम बात करें मेटास्टेबल कर्व्स की, यानी कि जिसमें हम पर्टिकुलर एक कंडीशन पे मूव ऑन करते हैं तब जाके वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। वो ऐसे 4 मेटास्टेबल कर्व्स कौन कौन से हैं? OD, OG, AD एंड CD, दीज आर द 4 मेटास्टेबल कर्व्स। इसके अलावा एरिया आप एकदम से देख ही सकते हो, विजिबल ही है। सबसे पहला एरिया कौन सा है? बिलो, ये जो आपका इसके नीचे है बिलो BOA, ये वाला एक, फिर जो आप दिख रहा है BOCF वाली साइड वाला, देन एक CFAE वाला, और जहाँ पे जो इंटरसेक्शन पे आ रहा है ट्राइंगल जैसा एरिया दिख रहा है ना, फिर कर्व है नीचे, सो इस वाले एरिया को ये हो गया 4th एरिया। तो आपके 4 एरियाज हैं। देन अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो जहाँ पे 3 फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट होंगे यहाँ पे? O, A और C आपको दिख रहा है, वहाँ पे 3 कर्व्स इंटरसेक्ट करें तो ऑब्वियसली वो क्या है? ट्रिपल पॉइंट। एंड बच्चों हमने ये बिल्कुल
देखो कैसे आपके क्वेश्चन रिलेट होते हैं, यही आपको समझना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि क्या क्वाड्रपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वन कंपोनेंट सिस्टम में, नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या ट्रिपल पॉइंट तक ही स्टडी कर रहे हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे चारों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर पाए। चलो, बेसिक अब हमने समझ लिया सल्फर सिस्टम का, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सारे फिजिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे कर्व्स बन पा रहे हैं। अब इनको आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, अलग अलग एरियाज को डिस्कस करेंगे कि ये एरियाज कैसे डिफाइन हो रहे हैं, है ना। सो एरियाज देख लेते हैं। सो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर भी एरियाज में अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो सिमिलरली ये भी बाईवेरिएंट सिस्टम होंगे। रीजन बिहाइंड, कंपोनेंट देखो, किसी भी एरिया में एक कंपोनेंट है, फेज भी हर एरिया में एक ही एग्जिस्ट करेगा, और 2। सो ये 1 - 1 + 2 यानी कि 2। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, 2। सो एफ की वैल्यू 2 आ गई, तो ये क्या है, एक बाईवेरिएंट सिस्टम। अब कौन कौन से एरियाज हैं उनको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो एरिया बिलो BOE, तो आप जैसे कि फेज डायग्राम में भी देख सकते हो, जो BOE के अंडर वाला एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स दी सल्फर वेपर पोर्शन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सल्फर वेपर वाला फेज एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा कोई फेज एग्जिस्ट नहीं करतेगा। अगर हम देखें एरिया लेफ्ट ऑफ BOCF के साइड में आप देखो, यहाँ पे रोम्बिक सल्फर फॉर्म सिर्फ एग्जिस्ट करेगी। अगर देखें एरिया राइट टू FCAE, वहाँ पे सिर्फ लिक्विड सल्फर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। एंड अगर देखिए एरिया एंक्लोज्ड बाय दिस OCA, सो इसके अंदर आपका मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है। तो ये 4 आपके अलग अलग फेजेस हैं जो इन चारों एरियाज में एग्जिस्ट करेंगे। सो एरियाज कवर हो गए। अब बात करते हैं कर्व्स की, एक एक करके सब कर्व्स को कवर अप कर लेते हैं। सो सबसे पहला कर्व है कर्व OB। जो कर्व OB है वो दिखा रहा है सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। ऑब्वियसली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अभी हमने क्या देखा था, हायर टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म मिलेगी, मोनोक्लिनिक, वो आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। सो अगर आप OB कर्व में देखो तो यहाँ पे सिर्फ तब तक रोम्बिक सल्फर ही एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ये उसका सब्लिमेशन कर्व है, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वो कैसे सब्लाइम होगा। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, रोम्बिक सल्फर की फॉर्म के बीच में और वेपर सल्फर की फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। सो कर्व यहाँ पे स्टार्ट होगा O से और कहाँ जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे ये B पॉइंट पे कर्व खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। अगर इसी कर्व में हम धीरे धीरे हीट करने की जगह रैपिडली हीट कर देंगे तो हमारा स्टेबल कर्व की जगह हमें मेटास्टेबल कर्व OD मिल जाता है। सो इसीलिए हमने इसको OD को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर OD कब मिलेगा, जब हम रैपिड हीटिंग करेंगे। अगर हीटिंग रैपिड नहीं होगी, ठीक है, इसमें जरा भी डिस्टर्बेंस किया तो वापस मेटास्टेबल है, तो ये ऑब्वियसली सिंपली हमारा OA के साथ प्रोसीड अप कर जाएगा, अलग से OD कर्व एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ये हमारा फर्स्ट कर्व, मेन कर्व कंप्लीट हो गया OB, एंड उसके साथ OD मेटास्टेबल कर्व। नेक्स्ट इज कर्व OA। जैसे कि आप OA कर्व में देख सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस साइड हमें पता है वेपर फेज है, ऊपर वाली साइड मोनोसल्फर है, तो ये किसके बीच में इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर सल्फर के बीच में इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। सब्लिमेशन कर्व है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि सॉलिड और वेपर के बीच की बात हो रही है। सो ये कर्व A से स्टार्ट होके O तक जा रहा है। O पॉइंट पे अगर हम देखें तो O पॉइंट पे बच्चों कौन कौन से फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो जो हमने पहले डिस्कस किया OB कर्व में रोम्बिक सल्फर भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोक्लिनिक सल्फर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों ही कर्व्स में वेपर सल्फर भी है। तो बेसिकली O पॉइंट क्या है, एक ट्रिपल पॉइंट है जहां पर तीनों फिजिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर सल्फर, ठीक है जी। अब इसको अगर हमें कर्व की बात करनी है, ये तो ट्रिपल पॉइंट की बात हो गई। जैसे हम OA कर्व की बात कर रहे थे, तो ये OA कर्व भी क्या होगा, जो हमारा OB कर्व था, OA कर्व था, और जितने भी हम स्टेबल कर्व्स पढ़ेंगे वो सभी क्या होंगे, हमारे यूनिवेरिएंट कर्व होंगे। रीजन सेम, कंपोनेंट एक है और हर कर्व पे 2 फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो 1 - 2 + 2 गिव्स 1, तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 1। तो ये यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। अब OA कर्व का अगर हम देखें मेटास्टेबल कर्व, तो वो कौन सा होगा, OG कर्व, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट 4 कर्व्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं AE कर्व पे। अगर AE कर्व की बात करें तो AE कर्व क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सल्फर, यानी कि AE पर
देख सकते हो आप, उसके ऊपर तो लिक्विड सल्फर फेज आ रहा है, नीचे वेपर फेज आ रहा है, तो दैट मीन्स इस कर्व पे कौन से दो फेजेस साथ में एग्जिस्ट करते हैं, वेपर सल्फर और लिक्विड सल्फर फेजेस। ठीक है जी, चलो इसी के साथ हमारा ए कर्व कवर अप हो गया। अब ए कर्व ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रहा है, और ये ई पॉइंट तक जा रहा है। अगर हम इसका देखें, इसके ओपोजिट कौन सा बन रहा है, एडी हमारा बन रहा है कर्व, है ना, तो ये जो ए है इसका मेटास्टेबल कर्व कौन सा होगा, एडी। ठीक है, ये बेसिकली अगर हम वेपराइजेशन कर्व देखें लिक्विड सल्फर का, यानी कि लिक्विड सल्फर को अगर हम कूल करने लगे तो क्या बन जाएगा, एडी मेटास्टेबल कर्व। सो इसी के साथ हमारे 6 कर्व्स कवर अप हो गए। नेक्स्ट कर्व देखते हैं ओसी कर्व। अगर हम ओसी कर्व की बात करें तो ओसी कर्व क्या है, एक ट्रांजिशन कर्व है। इसको हम ट्रांजिशन कर्व क्यों बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो दो सॉलिड फॉर्म्स थी ये उनके बीच का इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, यानी कि इस पे हमारी रोम्बिक सल्फर और जो मोनोक्लिनिक सल्फर सॉलिड फॉर्म्स हैं उनके बीच का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे जो कर्व है स्टार्ट हो रहा है पॉइंट सी से, है ना, और कहाँ पे एंड हो रहा है, ओ पे, सॉरी ओ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों एंड सी पे एंड हो रहा है। एंड इसमें भी अगर हम इसको फर्दर आगे कूल करते रहें तो क्या हो जाएगा, ये सी एफ कर्व हमारा दे देगा। ठीक है, चलो सो इसी के साथ हमने एक बार देख लेते हैं सारे कर्व्स कवर अप हो गए क्या। हमने ओ बी कर्व कवर अप कर लिया, ओ ए कर्व कर लिया, ए ई कर्व हो गया, देन ओ सी कर्व हो गया, देन बचा ए सी कर्व, है ना। अगर ए सी कर्व की बात करें तो बच्चों ए सी कर्व में आप देखो क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको डायग्राम अगर आपने एक बार याद कर लिया ना, आप सारा खुद लिखाओगे, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। एसी कर्व में देखो, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे उसके मोनोक्लिनिक सल्फर है, राइट साइड पे लिक्विड सल्फर है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। सो मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा लास्ट कर्व हमारा बचा दैट इज कर्व सी डी। ये ऑब्वियसली क्या है, जो हमने ऊपर अभी कर्व पढ़ा, ठीक है, सी एफ वाला, उसका क्या है, मेटास्टेबल कर्व है। सो ये आपके अलग अलग कर्व्स थे जो हमने स्टडी किए, एरिया स्टडी किए। अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो इसमें 3 ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान से देखो फेज डायग्राम में जो ओ पॉइंट है वहाँ पे कौन कौन से 3 फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड वेपर सल्फर। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी हम ट्रिपल पॉइंट पे निकालेंगे हमें पता ही है, C-P+2, एफ की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं होगा जिसको हमने चेंज किया होगा, है ना। अगर चेंज करेंगे तो तभी कोई ना कोई फेज डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि फिक्स रखने हैं हमें सारे ही वेरिएबल्स। इसी तरह से ए पॉइंट पे देखो, यहाँ पे हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर, वेपर सल्फर और लिक्विड सल्फर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से सी पॉइंट पे रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड जो हमारे बच्चों मेटास्टेबल कर्व्स थे ना, उनका भी एक ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सो 4 यहाँ पे अगर मेटास्टेबल वाले भी काउंट कर ले तो 4 ट्रिपल पॉइंट हो जाएंगे। मेटास्टेबल वाला कौन सा होगा, जो देखो एओसी एरिया के अंडर आ रहा है, सेंटर में डी पॉइंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर। ठीक है जी, इसी के साथ आपका सल्फर सिस्टम का पूरा फेज डायग्राम कंप्लीट होता है। सो इसको आप जो जो मेंशन्ड है यहाँ पे आंसर में वो सब अपने आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ फेजेस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ सिस्टम। सो ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था एंड इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तीनों ही एग्जाम्पल के लिए आपको कंपोनेंट्स बताने हैं, फेजेस बताने हैं एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने हैं। सो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए उसमें हम ये चीज़ करना तो बहुत इजीली सीख ही गए हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास 2 पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हो, है ना, इन एब्सेंस ऑफ वेपर, यानी कि वेपर फेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ 2 लिक्विड फेजेस हैं वो भी मिसिबल है, तो इसमें कैलकुलेट करते हैं। देखो क्योंकि पार्शियली मिसिबल है यानी कि कंप्लीटली डिसॉल्व तो नहीं हो रहे, यानी कि फेजेस सेपरेट आउट रहेंगे। तो फेज यहाँ पे कितने होंगे, 2, कंपोनेंट्स कितने होंगे, 2। एंड अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें तो हम उसको निकाल लेंगे सिंपली फेज रूल से, C-P+2 दैट इज 2 - 2+2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी आ गई, 2। सेकेंड एग्जाम्पल, Br2 डिजॉल्व इन CCl4, यानी कि हमने ब्रोमीन लिक्विड लिया जिसको हमने CCl4 में डिजॉल्व किया।
तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आपके लिक्विड है फेजेस, तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ये मिसिबल वाले लिक्विड्स हैं, तो यहाँ पे जो फेज एग्जिस्ट करेंगे दैट विल बी वन लिक्विड फेज। कॉम्पोनेंट्स ऑब्वियसली दो होंगे, ब्रोमीन और CCl4, ठीक है, टेट्राक्लोराइड। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूले से आ जाएगा रिड्यूस्ड फेज रूल से सिंपली C-P+2, सो दिस विल बी 2 - 1 + 2 दैट इज 3। थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन N2O4 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद NO2 गैस, सो N2O4 ही डिसोसिएट होके दो NO2 के मॉलिक्यूल्स दे रही है, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट भी 1 है, ठीक है जी, और जो फेज है वो भी 1 है, दैट इज गैशियस फेज। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, C-P+2 दैट इज 1 - 1 + 2 यानी कि 2। सो इस तरह से कोई भी अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन, डिफाइन विद एन एग्जाम्पल ट्रिपल पॉइंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रिड्यूस्ड फेज रूल। तो 3 मार्क्स में 3 डेफिनेशन आपको पूछी हुई है। जब भी आपको डिफाइन विद एग्जाम्पल आएगा तो आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। जैसे ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द पॉइंट इन फेज डायग्राम वेयर 3 phases coexist in equilibrium, है ना, ये तो हमने भी डिस्कस किया, जैसे वाटर में था, फॉर एग्जाम्पल इन वाटर सिस्टम ट्रिपल पॉइंट O जो था उस पे 3 phases एग्जिस्ट कर रहे थे एक साथ पे इक्विलिब्रियम में, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। और कंडीशन क्या फिक्स्ड होती थी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, 0.098 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एग्जाम्पल आप ट्रिपल पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हो 1 मार्क में। सेकेंड डेफिनेशन इज ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी आप डेफिनेशन लोगे फिर एक एग्जाम्पल दोगे, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, pressure and concentration which must be specified in order to define the system completely। यानी कि अगर मुझे अपने सिस्टम को डिफाइन करना है तो मुझे जितने भी वेरिएबल्स को फिक्स करना पड़ेगा, वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइस वाटर वेपर सिस्टम ले यानी कि वाटर सिस्टम की बात करें तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही थी ट्रिपल पॉइंट के लिए, अगर हम देखें C-P+2, फेज 3 एग्जिस्ट कर रहे थे, कॉम्पोनेंट एक ही था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू थी 0, यानी कि कोई भी वेरिएबल्स को मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी। थर्ड डेफिनेशन विच हैज बीन आस्क्ड इज रिड्यूस्ड फेज रूल। सो फेज रूल हमने सिंपली पढ़ा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कंपोनेंट्स ऑफ फेजेस से रिलेट करके। अगर हम रिड्यूस्ड फेज रूल की बात करें तो ये वाला रूल वो होता है जो सिर्फ कंडेंस सिस्टम पे अप्लाई होता है, इसीलिए इसको हम कंडेंस्ड फेज रूल भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम एक 2 कंपोनेंट सिस्टम को कंसीडर करें, ठीक है जी, जिसमें सिर्फ एक ही फेज हो यानी कि कंपोनेंट 2 फेज 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 3, यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशंस मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, 3 वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब मुझे टेम्परेचर भी डिफाइन करना है, प्रेशर भी डिफाइन करना है और उसके साथ कम से कम एक कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल भी डिफाइन करना है। और अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस फेज डायग्राम को, तो मतलब मुझे 3D फेज डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इन 3 वेरिएबल में से किसी एक को फिक्स मान लेते हैं। जनरली हम प्रेशर को फिक्स मानते हैं ऐसी कंडीशन में, क्यों, उसका रीजन ये है कि जब कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें सिर्फ सॉलिड और लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट करते हो तो उसमें प्रेशर के चेंज से ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। गैसियस स्टेट पे तो बहुत जल्दी इंपैक्ट होता है, बट इन दोनों फेजेस में इतना प्रेशर से चेंज नहीं आता, बहुत छोटा सा इफेक्ट होता है। सो इसीलिए प्रेशर को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। सो जैसे हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लेंगे तो फेज रूल रिड्यूस हो जाएगा। अब फेज रूल, नया फेज रूल क्या बन गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम F' इज इक्वल टू C-P+1, यानी कि यहाँ पे जो +2 कंडीशन हमारी थी उनमें से हमने एक और क्या कर दी, हटा दी। सो ये हो गया C-P+1। इसी को हम रिड्यूस फेज रूल या फिर कंडेंस्ड फेज रूल भी बोलते हैं। इसी के साथ आपके फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, डिराइव गिब्स फेज रूल। सो बच्चों अगर हम गिब्स फेज रूल की बात करें तो जो हम फेज रूल पढ़ते हैं, जिसको हम बार बार अप्लाई करते हैं, ये फेज रूल आया कहाँ से, ठीक है जी, उसकी डेरिवेशन को अब हम इस क्वेश्चन में डील करेंगे और समझेंगे कि जो हम F = C-P+2 रूल बार बार यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में कैसे डिराइव किया गया। सो इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि
देखो फेज रूल क्या है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ठीक है। तो इसको कैसे डिराइव किया गया हम समझेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक हीट्रोजीनियस सिस्टम है जिसके अंदर टोटल C कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल C1, C2, C3 अप टू Cn, ऐसे C कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अब ये C कंपोनेंट्स P फेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि टोटल जो हमारा सिस्टम है उसमें P फेजेस हैं और उसमें टोटल कितने कंपोनेंट है, C कंपोनेंट है। तो इसके लिए गिब्स फेज रूल क्या हो सकता है वो हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो फेज रूल में हम क्या करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही तो कैलकुलेट करते हैं, F की वैल्यू ही तो निकालते हैं। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, हम कैसे उसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। सी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम बिकॉज ऑफ इट बीइंग इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है सबको। सबसे पहले हम C कंपोनेंट्स वाले P फेजेस के लिए हम ये निकालेंगे कि इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स पॉसिबल हैं, और दूसरा हम ये निकालेंगे कि इनमें से कितने वेरिएबल्स डिफाइंड होंगे अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को फिक्स कर देते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन है कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो बच्चों जैसे हम मैथ्स में करते थे ना कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें 3 वेरिएबल हैं, तो हमेशा क्या होता था, अगर उन 3 में से हमें 2 वेरिएबल पता होते थे तो हम थर्ड को कैलकुलेट कर लेते थे, है ना। इसी तरह से अगर 4 वेरिएबल्स की कोई इक्वेशन है, उसमें से हमें 3 पता है तो हम फोर्थ वाला कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पर भी हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो अगर एक फेज है जिसमें 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, तो अगर हमें एक की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर 3 कंपोनेंट है किसी फेज में, उसमें से हमें 2 की कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाए तो हम बाकी थर्ड वाले की निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब हम जनरली क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एक फेज में C कंपोनेंट्स है, तो अगर मुझे उनमें से C-1 टर्म्स के वैल्यू पता हो, वो वेरिएबल्स पता हो, तो मैं सारे ही C कंपोनेंट्स बता सकती हूँ। अब ये तो मैंने एक फेज के लिए अज्यूम किया कि एक फेज में C कंपोनेंट है जिसमें से मुझे C-1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट टोटल फेज हम कितने अज्यूम करके चल रहे हैं, P। तो P फेजेस के लिए हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे, P इंटू C-1 टर्म्स। सो इतने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे। एंड ये हमारे, इसके अलावा हम और कौन से वेरिएबल्स काउंट करेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर तो हमेशा हम काउंट ही करेंगे, उसके अलावा ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर हम क्यों काउंट करके चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी फेज हो, सब फेजेस में ये वाली कंडीशंस फिक्स होगी, है ना। सो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आ गए, P इंटू C-1 प्लस 2। ये प्लस 2 किसके लिए आया, टेम्परेचर और प्रेशर फैक्टर के लिए। सो हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम वो वेरिएबल्स निकालेंगे जो सिस्टम से डिफाइंड है, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट आया ना, वो हमारा आया कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे हम केमिकल पोटेंशियल को कैसे देखते हैं। देखो केमिकल पोटेंशियल जब हम निकालते हैं ना, मान लो हमारे पास 3 फेजेस हैं A, B और C, तो उनके लिए केमिकल पोटेंशियल आपस में हमेशा इक्वल होगी। सो म्यू A इज इक्वल टू म्यू B इज इक्वल टू म्यू IC, है ना। सो 3 फेजेस के लिए अगर हमें टोटल इक्वेशन कितनी है, अगर देखें म्यू A इज इक्वल टू म्यू B और म्यू B इज इक्वल टू म्यू C, ऑब्वियसली A C के इक्वल हो जाता है। सो इसी के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 फेजेस हो तो उसके लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस अगर हो तो वो डिफाइन हो जाता है सिस्टम। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हमारे पास टोटल P फेजेस हैं, तो P फेजेस के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ऑब्वियसली P-1। तो हम टोटल सारे P फेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब फेजेस तो P है, बट कंपोनेंट्स कितने हैं, C। अभी हम एक ही कंपोनेंट अज्यूम कर रहे थे, अगर C कंपोनेंट्स है तो बस उसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C इंटू P-1 इक्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स अब कितने हो गए जो सिस्टम से डिफाइंड है, C इंटू P-1। तो बस इन दोनों को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो F क्या हो जाएगा, P इंटू C-1 प्लस 2 माइनस C इंटू P-1। बच्चों जब हम इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि फेज रूल क्या आ जाएगा, C माइनस P प्लस 2। इस तरह से हम गिब्स फेज रूल को बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल अगर आप इसको आराम आराम से समझोगे। ठीक है जी, चलो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड इन फेज रूल स्टडी ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। 2 टर्म्स आपको दी गई हैं, एक इनवेरिएंट सिस्टम और एक ट्रांजिशन टेम्परेचर। इन दोनों को डिफाइन करना है।
तो कर लेते हैं, सिंपल है। इनवेरिएंट सिस्टम क्या है, देखो ये हमने वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक कंपोनेंट है बट फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर 3, यानी कि ट्रिपल पॉइंट की बात हो रही है, तो उस टाइम पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 3 + 2 = 0। दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई भी नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम नॉन वेरिएंट या फिर इनवेरिएंट सिस्टम बोलते हैं। सो ये जो आपको दिख रहा है स्लाइड में डेफिनेशन, ये आप बहुत आराम से 1 मार्क में एग्जाम में लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो बच्चों, ट्रांजिशन टेम्परेचर हमने सल्फर सिस्टम में डिस्कस कर लिया था कि जैसे सल्फर सिस्टम में 2 सॉलिड फॉर्म्स थी, मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर, है ना। तब हमने डिस्कस किया था कि एक तब पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स था, है ना, 96 डिग्री सेल्सियस। तो जब रोम्बिक सल्फर को हम 96 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, उसके अबव टेम्परेचर पे वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर हम इसको वापस क्या करें, कूल डाउन करें, तो ये वापस क्या बन जाता है, रोम्बिक सल्फर। तो ये जो टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है ना, जहाँ पे ये चेंज हो रही है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, उसी टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट transition temperature is the point in phase equilibrium. It is a temperature at which a material changes from one crystal state to another. और एग्जाम्पल आप ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर वाला ही लिख सकते हो, है ना। चलो, मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन, ड्रॉ फेज डायग्राम ऑफ PBAG सिस्टम एंड एक्सप्लेन। यानी कि सिल्वर लेड सिस्टम का फेज डायग्राम आपको बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। सो इसका फेज डायग्राम बच्चों थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जो हमने वाटर और सल्फर सिस्टम के डायग्राम्स पढ़े, दोज वर 1 कंपोनेंट सिस्टम, जबकि ये क्या है, एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है। सो इस 2 कंपोनेंट सिस्टम में जो 2 कंपोनेंट्स है वो हमारे क्या है, लेड और सिल्वर। अब फेजेस देख लेते हैं, इसमें फेजेस कौन कौन से पॉसिबल है। सो 2 कंपोनेंट सिस्टम, लेड और सिल्वर इसके कंपोनेंट्स हैं। फेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, या तो सॉलिड लेड एग्जिस्ट कर सकता है, या सॉलिड सिल्वर एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर लेड और सिल्वर का अगर टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करते हैं ये मेल्ट हो जाता है, तो मोल्टन स्टेट में एक साथ दोनों का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये 4 फेजेस पॉसिबल हैं। अब अगर हम इसमें बात करें कि हम इसमें फेज रूल कौन सा लगाएंगे, तो बच्चों क्योंकि ये कंडेंस सिस्टम टाइप है, एंड हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि ऐसे सिस्टम में हम क्या लगाते हैं, रिड्यूस्ड फेज रूल। यहाँ पे प्रेशर का चेंज ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि दोनों सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे प्रेशर का चेंज बहुत कम होता है, एंड इसलिए यहाँ पे हम रिड्यूस्ड फेज रूल अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज F' = C - P + 1। सो अब आप देख सकते हो इसका फेज डायग्राम, ये इसका फेज डायग्राम है। इसका एक एक कंपोनेंट को अब हम एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे। सो अगर हम फेज डायग्राम ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या क्या विजिबल है। एक तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कर्व है, कौन सा कर्व, AO कर्व, एक OB कर्व है, एंड इसके अलावा कोई कर्व नहीं है। ये 2 कर्व्स हैं, एंड आपको एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट O। तो हम इन 3 कंपोनेंट्स को ये अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें OA कर्व की, तो जो OA कर्व है बच्चों, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सिल्वर। दिख ही रहा है हमें। अगर हम A पॉइंट पे देखें तो A पॉइंट क्या है, प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहा है, यानी कि 961 डिग्री सेल्सियस। A पॉइंट पे हमारे पास प्योर सिल्वर प्रेजेंट है एट दी 961 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वहाँ पे हमारे पास 100% सिल्वर प्रेजेंट है, इसमें कोई भी लेड अभी एडेड नहीं है, ये प्योर सिल्वर है। जब हम A से O कर्व की तरफ मूव कर रहे हैं, O पॉइंट की साइड, तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा लेड का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 0% था, अब इंक्रीज होगा 10%, 20%, तो हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे। एंड इसीलिए ये कर्व क्या दिखा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सिल्वर। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इसमें लेड ऐड कर रहे हैं, तो जो सिल्वर है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है लेड के एडिशन के साथ साथ, ठीक है जी। और एक टाइम पर क्या होगा, जब हमारा सिल्वर है उसके सॉल्यूशन में लेड आता रहेगा, तो सिल्वर धीरे धीरे सेपरेट आउट होता रहेगा, ठीक है। और ये कब तक हो, जब तक कि O पॉइंट नहीं पहुंच जाता। O पॉइंट आने के बाद अब और ज़्यादा लेड सॉल्यूशन में नहीं जा पाता, सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। इस सिल्वर सॉल्यूशन के अंदर जितना लेड डिसॉल्व हो सकता था वो सब हो गया है, तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर का जितना डिक्रीज हो सकता था लेड के एडिशन से वो हो चुका है, अब और नहीं होगा। तो अब टेम्परेचर O पॉइंट पे क्या आ गया है, 303 डिग्री सेल्सियस। और इस पॉइंट पे जो हमारा सॉल्यूशन बना है, सैचुरेट सॉल्यूशन, उसके अंदर 2.6% सिल्वर है और 97.4% लेड है।
इसी पॉइंट ओ को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, 303 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये वही टेम्परेचर है जहाँ पर कि हमारा ये यूटेक्टिक मिक्सचर यानी कि सिल्वर और लेड का मिक्सचर फ्रीज हो जाता है। और अब इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है मिक्सचर का और लो नहीं हो सकता, अब लोएस्ट पॉइंट आ गया है, यही टेम्परेचर है यूटेक्टिक टेम्परेचर। ठीक है जी। अगर इस कर्व के लिए हम देखें कि रिड्यूस फेज रूल अप्लाई करके किस तरह का सिस्टम है, तो सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं, 2, सिल्वर और लेड। फेजेस कितने हैं, 2। ठीक है, इस कर्व पे 2 फेजेस थे हमारे पास। क्या था, एक तो इसको हम बता सकते हैं इसमें कौन कौन से फेजेस इक्विलिब्रियम में है, एक तो सिल्वर है और एक मोल्ट है ना, जो मेल्टन स्टेट है। सो लिक्विड मेल्ट और सॉलिड सिल्वर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फेजेस भी 2 हो गए। तो एफ डैश क्या आ जाएगा, 2 - 2 + 1 दैट इज 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यानी कि ये क्या है, एक यूनिवेरिएंट सिस्टम है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कर्व, कर्व ओबी। अगर हम ओबी कर्व की बात करें तो बच्चों ये लेड का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, जिसमें हम धीरे धीरे जब सिल्वर ऐड करेंगे तो बी से हम कर्व ओ की तरफ मूव करेंगे। अगर पॉइंट बी की बात करें तो ये लेड, प्योर लेड का मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, दैट इज 327 डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड इस 327 डिग्री सेल्सियस से जब हम धीरे धीरे इस लेड में सिल्वर ऐड करते रहेंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहेगा, और कहाँ तक डिक्रीज होगा, अप टू पॉइंट ओ तक। जब ओ पॉइंट पर आ जाएंगे तो इस लेड के सॉल्यूशन में और सिल्वर नहीं आ पाता, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, और अब लेड का मेल्टिंग पॉइंट और डिक्रीज नहीं होता। पहले 327 था, अब कितना पहुंच गया, 303 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है जी। अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम भी यूनिवेरिएंट ही है, सेम रीजन, कंपोनेंट भी 2 है और फेजेस भी 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 1। अब इसका जो थर्ड कंपोनेंट है इस फेज डायग्राम का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एओ कर्व है और बीओ कर्व है, दोनों यहीं पर आकर मिल रहे हैं, है ना। और इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो तो सॉलिड लेड भी एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड सिल्वर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दोनों पूरे जो इनका मोल्टन लिक्विड था उसके साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो तीनों फेजेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, दैट विल बी C - P + 1 दैट इज 2 - 3 + 1, क्योंकि फेजेस 3 हो गए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ गई 0, यानी कि ये क्या है, एक नॉन वेरिएंट या फिर इनवेरिएंट सिस्टम। अब फाइनल हम इसमें डिफिनेशन बता देते हैं जिस पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे थे। एक 2 कंपोनेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं जिसको हम एक यूटेक्टिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। कई बार बच्चों आपको एग्जाम में यूटेक्टिक सिस्टम और यूटेक्टिक टेम्परेचर की डेफिनेशन भी पूछी है, वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो पॉइंट ओ है, ये वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके बिलो लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर क्या एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज एग्जिस्ट करेगा, है ना, यूटेक्टिक एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पर इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं हो पाता, पॉइंट ओ से ज़्यादा, ना ही लेड के लिए और ना ही सिल्वर के लिए। इसी पॉइंट ओ पे हमारे पास लिक्विड मिक्सचर आ जाते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में, जो कि क्या था, जो हमारे पास सिल्वर था दैट वाज 2.6 एंड लेड वाज 97.4%। सो दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट। और अगर हम यूटेक्टिक टेम्परेचर को डिफाइन करें तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है दैट इज 303 डिग्री सेल्सियस, यही वो टेम्परेचर है जिससे कम किसी भी कंपोनेंट का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा, ना ही सिल्वर का और ना ही लेड का। इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर। तो ये सभी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है लेड सिल्वर का सिस्टम तो आप ये सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे। ये वाला क्वेश्चन जनरली आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो 3 मार्क्स में दिस इज मोर देन इनफ जो आपको कंटेंट मिल रहा है ना। चलो अब अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। सो बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, अभी लेड सिल्वर सिस्टम डिस्कस किया। तो एक सिस्टम में क्या हो सकता है कि सिल्वर और लेड का मिक्सचर हो, तो अगर हमें लेड वाले सिस्टम में से जो 2.6% सिल्वर है हमें इसको सेपरेट करना हो तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, या इसका डीसिल्वराइजेशन होता कैसे है वो हम समझते हैं। देखो ओरिजिनली हमारे पास लेड का ओर होता है जिसको हम गैलेना बोलते हैं, PbS लेड सल्फाइड। ठीक है, जब इसमें से हम लेड एक्सट्रैक्ट करने के
मेथड्स कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से थोड़ा बहुत सिल्वर भी इसमें ट्रेसेस पास हो जाते हैं। तो अब हमें उस सिल्वर को सेपरेट आउट करना ज़रूरी है। ये हो क्यों पाता है? क्योंकि सिल्वर ना बहुत आसानी से लेड में सॉल्युबल हो जाता है। सो अब हमें क्या करना है, उस सिल्वर को इस लेड की ओर से सेपरेट आउट करना है। अब जो ये मिक्सचर बन गया इसको हम अर्जेंटीफेरस लेड बोलते हैं। इसमें से जब हमें सिल्वर निकालना है तो हम एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इस मिक्सचर को हीट करेंगे एक ऐसे टेम्परेचर पर जो इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हो, ठीक है। पहले उसको हीट करेंगे इतना कि वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाए। जब वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसको कूल डाउन करेंगे। जब हम कूल डाउन करेंगे तो उसके बाद हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लेड सेपरेट आउट होना शुरू हुआ है नहीं। जैसे ही लेड सेपरेट आउट होना शुरू होगा सॉल्यूशन में ऑब्वियसली सिल्वर का अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा, है ना। सो इसको आप डायग्राम में देख भी सकते हो कैसे दिखाया कि जब हम धीरे धीरे कूलिंग कर रहे हैं, पहले हमारे पास अर्जेनिफेरस का लेड था, है ना, इसका मिक्सचर था, उसमें से हमने सेपरेट आउट शुरू करना किया। तो धीरे धीरे जो पीबी था यानी कि लेड था उसका सॉलिड फॉर्म में वो डिपॉजिट हो रहा और जो सॉल्यूशन था उसके अंदर खाली क्या बचता रहा, सिल्वर। तो ये जो आपको रेड शेडेड दिख रहा है वो हमारा लेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड लेड जो कि सेपरेट आउट हो रहा है ना। सो उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको फर्दर कूल करेंगे तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और लेड सेपरेट आउट होता रहेगा और फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें सिल्वर का अमाउंट हमें मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 6%। ठीक है जी, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके ही हम डीसिल्वराइजेशन करते हैं। एंड ये सभी जो पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन किए गए हैं ये सब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में लिखो। एंड आई थिंक 3 मार्क के क्वेश्चन में ये पॉइंट्स और ये डायग्राम इनफ होगा। सो इसी के साथ आपका फेज डायग्राम यूनिट कंप्लीट होता है। अगर कोई भी टॉपिक आपको डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कोई भी वीडियो का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वॉच कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो यूज़फुल हो, एंड अगर आपको किसी और यूनिट के लिए भी ऐसा ही वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।